प्रिपेयर कॉलमनर स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में आपको लिख दिया है, देख लीजिए। कभी कभी आपको क्वेश्चन में लिख देगा कॉलमनर स्टेटमेंट। आप देखिए, टू डिटरमाइन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द फॉलोइंग, आपके सुविधा के लिए फिर से ये स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आ रहा है, आप देखिएगा 1997 में आया हुआ वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन है। कॉलमनर फॉर्म में आपको दिखाना है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एक्सपेक्टेड सेल्स है 7,800। अब ये 7,800 एक्सपेक्टेड सेल्स पर एनम या पर मंथ ऐसा कुछ नहीं बोला, तो हम लोग पर एनम ही मानेंगे, ठीक है। इसके बाद है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, अमाउंट पर यूनिट है, रॉ मटेरियल 7 है, लेबर 5 है, एक्सपेंसेस 4 है और प्रॉफिट 4 है। इस तरह से पूरे सेलिंग प्राइस को स्प्लिट करके 20 रुपया का सेलिंग प्राइस बताया गया है। रॉ मटेरियल स्टोर में रहता है 4 सप्ताह, प्रोसेसिंग टाइम है 2 वीक का, फिनिश्ड प्रोडक्ट इन स्टॉक है 2 वीक्स का, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स है 4 वीक्स का, क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स है 2 वीक्स का, एंड लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड एक्सपेंसेस है 2 वीक्स का। तो ये आपका हो गया इस तरह के एकदम सिंपल फॉर्मेट वाला सम्स जो है कॉलमनर फॉर्मेट में हमको दिखाना है। यहां पर ना ही तो डेप्रिसिएशन है और ना ही ओवरहेड का अलग से वीकली प्रोजेक्टेड बैलेंस है, मतलब एकदम सिंपल फॉर्म वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये आपको कॉलमनर फॉर्म में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको निकालना होगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसका कॉलमनर फॉर्म आपको बताते हैं, लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मेरा फॉर्मेट तो हो गया, ऊपर फॉर्मेट में जो लिखना होता है स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लिए होंगे, तो अब देखिए इसका स्टेटमेंट हम लोग कॉलम में, मतलब कई कॉलम्स बनेंगे इसमें, ठीक है। अब इसमें एक पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का होगा, इस तरह से पहले कॉलम बना लीजिए, पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का होगा। इसके बाद यहां पर पीरियड या मंथ, जिस वीक में आपका टाइम लैग दिया हुआ है उसका मंथ होगा, तो हम लोग यहां पे कह देते हैं टाइम लैग बोल देते हैं, टाइम लैग या टाइम गैप बिटवीन, ये टाइम लैग है, ठीक है ना। इन वीक आप लिख सकते हो, यहां पे इन वीक है, किसमें है, वीक में है, तो वो टाइम लैग है। टाइम लैग इन मंथ्स भी लिख सकते हैं, इन वीक भी लिख सकते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं इन वीक, ये कॉलम में ही आप लिख दीजिएगा, वीक में ये कॉलम दिखाया जाएगा टाइम लैग को। टाइम लैग आ जाने के बाद यहां पर जो टाइम लैग है वहां पर टोटल का एक कॉलम करेंगे, टोटल। टोटल हो जाने के बाद हम लोग यहां पर जो अपना वर्टिकल फॉर्मेट में दिखाते थे ना, पहले क्या दिखाते थे, रॉ मटेरियल दिखाते थे, फिर WIP दिखाते थे, फिर फिनिश्ड गुड्स दिखाते थे, फिर डेटर दिखाते थे और फिर क्रेडिटर दिखाते थे, यही करते थे ना। वो चीज अब हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगा। कहने का मतलब पहला वाला हो जाएगा रॉ मटेरियल का कॉलम, ये वाला कॉलम किसका हो जाएगा, रॉ मटेरियल का। दूसरा हो जाएगा WIP का, तीसरा हो जाएगा फिनिश्ड गुड्स का, इसके बाद हो जाएगा डेटर्स का, और लास्ट में क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स मतलब सभी तरह के क्रेडिटर्स, रॉ मटेरियल के, आउटस्टैंडिंग वेजेस के, सब चीज के क्रेडिटर्स, यहाँ पे क्रेडिटर्स का। तो ये पहले फॉर्मेट आप देख लीजिए, जो हम लोग वर्टिकल फॉर्मेट में दिखा रहे थे अभी तक वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को, वो अभी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिखाना है आपको। यहां पर पहला रॉ मटेरियल है, WIP है, फिनिश्ड गुड्स है, डेटर्स है एंड क्रेडिटर्स है। इस तरह से हम लोग हाँ नहीं, इसके बाद कुछ नहीं रहेगा, यही रहता है बस, मिटा देते हैं। हाँ ठीक है। इसके बाद पर्टिकुलर्स में हम लोग जो स्टॉक है उसमें सबसे पहले क्या आता है, रॉ मटेरियल आता है। रॉ मटेरियल के बाद आपका, जैसे आप कॉस्ट शीट बनाते हो, आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद होगा वर्टिकल फॉर्मेट में, सबसे पहले रॉ मटेरियल, फिर वेजेस और फिर ओवरहेड, इस तरह से जोड़ते हैं ना। इसमें वर्टिकल फॉर्मेट होगा, पहले क्या होगा, रॉ मटेरियल,
रॉ मटेरियल कितना दिन तक क्या रहता है, ये रॉ मटेरियल वाला कॉलम यहां पे लिख देंगे। पहले एक बार रॉ मटेरियल का ही देख लीजिए आप लोग। हाँ, इसके बाद आएगा वेजेस और इसके बाद आएगा ओवरहेड और फिर आएगा प्रॉफिट। तो रॉ मटेरियल का जगह 4 है, जगह 4 है, मतलब जब आप स्टोर से लेकर WIP में भी रॉ मटेरियल इंक्लूड होता है, फिनिश गुड्स में भी रॉ मटेरियल इंक्लूड होता है, डेटर में भी रॉ मटेरियल इंक्लूड होता है, क्रेडिटर में भी रॉ मटेरियल इंक्लूड होता है, पता है ना। तो यहां पर लिख दीजिए सबसे पहले इन स्टोर, फिर लिखेंगे इन प्रोसेस या WIP, फिर लिखेंगे फिनिश्ड गुड्स, फिर लिखेंगे डेटर्स। अभी आप देखिए रॉ मटेरियल जो है वो किस किस प्रोसेस में कितना कितना वीक लग रहा है, किस किस स्टेज में कितना कितना वीक लग रहा है। आप क्वेश्चन में देख पा रहे होगे इन स्टोर में 4 सप्ताह है, 4 सप्ताह है ना। तो यहां पे मैं लिख दिया हूं पहले वाले में 4 सप्ताह। दूसरा बोलिए WIP में कितना सप्ताह रहेगा, 2। इन प्रोसेस में 2 सप्ताह है, मतलब इन प्रोसेस WIP में वीक टाइम लैग दिया हुआ है 2 सप्ताह। इसके बाद बोलिए फिनिश गुड्स में कितना वीक्स है, इसमें भी 2 है, और डेटर में कितना वीक्स है, 4 है। ये आ जाएगा आपका ग्रॉस ब्लॉक। मतलब अब हम लोग यहां पर कर ले रहे हैं, ठीक है। इसी से अपने को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किस चीज का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग वर्किंग में एक चीज कर लेते हैं। वर्किंग में जैसे देखिए एनुअल कंजम्पशन कितना था क्वेश्चन में, वर्किंग आप नेक्स्ट पेज में करिएगा, ठीक है। एनुअल सेल कितना था, 7,800 यूनिट था। टाइम लैग जो दिया हुआ है वो क्या मंथ में दिया हुआ है कि वीक में दिया हुआ है कि डेज में दिया हुआ है। देयरफॉर वीकली सेल कितना आ जाएगा, वीकली सेल 7,800 बटे में 52 कितना हो गया भाई, 150 यूनिट्स आप हर सप्ताह सेल करते हो, प्रोडक्शन करते हो। सही है क्या, ठीक है, दिख रहा है। हाँ, तो 7,800 आपका एनुअल कंजम्पशन है। 52 वीक्स पूरे साल भर में होता है, क्योंकि टाइम लैग वीक्स में दिया हुआ है, इसीलिए मंथ में दिया रहता तो डिवाइड बाई 12 कर देते। ये कर दिया तो हमारा वीकली कंजम्पशन या वीकली सेल आ गया। अब इसमें हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं। रॉ मटेरियल का प्राइस कितना था, सॉरी, तो 150 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 1,050, ठीक है। रॉ मटेरियल के बाद वेजेस कितना था, वेजेस का रेट वही लेबर वेजेस एक ही बात है, 150 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 750। इसके बाद ओवरहेड कितना था, कितना, 150 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 600। इसके बाद प्रॉफिट 150 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 600। ये सब जोड़कर, जोड़ने से कोई लेना देना है नहीं वैसे आपका, आप सबको अलग अलग निकाल लीजिए, ठीक है ना। वीकली कंजम्पशन के हिसाब से सबका प्रोस्पेक्टिव रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी रेस्पेक्टिव रेट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका एक सप्ताह का रॉ मटेरियल का कंजम्पशन है, एक सप्ताह का वेजेस का कंजम्पशन है, एक सप्ताह का ओवरहेड का कंजम्पशन है और एक सप्ताह का प्रॉफिट का कंजम्पशन है। अब आपका काम हो गया बहुत आसान, यहां पर दिमाग बहुत कम लगता है, बस फॉर्मेट याद हो जाना चाहिए आपको। फॉर्मेट याद हो गया, अब आपका काम हो गया बहुत आसान। वापस इधर आ जाइए, रॉ मटेरियल कितना था, नहीं हम लोग वीकली निकाला था ना अमाउंट, 1,050 था ना। आप चाहो तो पेंसिल से यहाँ पे 1,050 लिख लो, आपके काम आ जाएगा। पेंसिल से लिखना, लेकिन हाँ बाद में मिटा देना चाहो तो, नहीं तो आपको पता ही, आप रफ में लिखे ही हो, वर्किंग में लिखे ही हो 1,050 है। अब 1,050 का रेस्पेक्टिव अमाउंट से मल्टीप्लाई करते जाओ, 1,050 इंटू 4 बोलो 4,200, 1,050 इंटू 2 प्रोसेस में 2,100 प्रोसेस वाले कॉलम में लिखना है ना। 1,050 इंटू 2
2100 और 1050 इंटू 4 कितना 4200। समझ आए बात? अब इन 4 2 6 2 8 4 12, ये 12 हो गया ग्रॉस ब्लॉक। 12 इंटू 1050 कर दीजिए। ये आप यहां पे टोटल वाले कॉलम में लिख दीजिए। आप इसको टोटल करके देखिए तो 12600 ही होगा, करके देख लीजिए। यही होगा ना? इसमें से आपको लेस करना है रॉ मटेरियल का क्रेडिटर्स वाला लैग, कुछ लिखना नहीं है। इसमें से लेस करिए क्रेडिटर्स का, क्रेडिटर्स ड्यूज। तो क्रेडिटर ड्यूज में कितना टाइम लगेगा क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए, रॉ मटेरियल के क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए? 2 वीक्स है। तो यहां से माइनस करिए 2, माइनस मतलब ये माइनस ही होगा, यहां पर भी माइनस होगा। और 2 वीक्स इंटू 1050 कितना हो गया? 2100 आप यहां से माइनस करोगे, 2100 आप माइनस करो, 10,000, यहां 10,500 लिखकर सामने लिख दीजिए नेट ब्लॉक। नेट ब्लॉक मतलब इतना का हमारा रॉ मटेरियल से रिलेटेड पैसा ब्लॉक हो जाएगा। इतना पैसा आपको रखना होगा हाथ में। क्लियर हुआ? ठीक है? कोई प्रॉब्लम है बोलो? यहां तक ठीक है? ये ब्रैकेट में लिख दो, इसको लेस किया गया है। हो गया? आगे बढ़ते हैं। ये पैराग्राफ हटा दीजिए। रॉ मटेरियल का कहानी शेष। रॉ मटेरियल के बाद दूसरा पैराग्राफ आता है हमारा वेजेस का, डायरेक्ट वेजेस का। किसका? डायरेक्ट वेजेस। अब हम लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर को अंडरलाइन कर देंगे। सबसे पहले लिखेंगे वैल्यू। लेबर को तो हम स्टोर करके नहीं रख सकते ना, तो इन स्टोर तो डैश, इन स्टोर तो होगा नहीं कुछ। लेबर को स्टोर किया जाता है क्या? नहीं। ये कहां कहां काम आएगा? इन प्रोसेस में रहेगा, इन फिनिश गुड्स में रहेगा, ये डेटर्स में रहेगा और क्रेडिटर में रहेगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग वेजेस है। तो यहां पर यहां पे क्या लिखेंगे? इन WIP मतलब इन प्रोसेस। उसके बाद फिनिश्ड गुड्स, उसके बाद डेटर्स, ये तीनों में ही रहेगा ना। अच्छा, WIP में कितना वीक्स है? 2 को हाफ करेंगे, हम लोग का रिवाज है ना एवरेज लेने का। WIP में वेजेस हाफ होता है ना, समझ आए बात? जैसा हम लोग वहां करते थे। तो WIP में 2 का 1 कर दिए, 3 रहता तो 1.5 कर देते, 4 रहता तो 2 कर देते, 5 रहता तो 2.5 कर देते, हाफ कर देंगे। फिनिश गुड्स में तो पूरा 2 लगेगा। डेटर में कलेक्शन पीरियड को चेक करिएगा। डेटर में कलेक्शन पीरियड कितना है? तो पूरा 4 रहेगा। समझ आया? फिनिश गुड्स स्टोर 2 वीक में ना, तो फिनिश गुड्स 2 सप्ताह रहेगा और कलेक्शन पीरियड कितना है? 4 है। अब जब आप यहां पे कैलकुलेशन किए थे वर्किंग में, ये कितना किए थे? तो आप 750 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सुविधा के लिए यहां पे 750 लिख लीजिए, आपके काम आएगा। हाँ, ये क्या बोल रही है भाई? हाँ, क्या रॉ मटेरियल में? अरे भाई, तुम अगर पूरा का पूरा ही मटेरियल तो तुम यूज ही कर चुकी हो, सिखाया नहीं थे क्या? अगर तुमको 2 किलो आटा का पूड़ी बनाना है तो 2 किलो आटा तो पूरा ही वेस्ट होगा, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा करोगी, वो तो पूरा ही लग जाएगा ना, इसलिए वहां पर हाफ नहीं होता है। लेकिन फिनिश्ड गुड्स में वो चीज हाफ हो जाएगी। जब WIP होगा तो लेबर और ओवरहेड ये दोनों हाफ हो जाएगा। क्लियर है ना? हाँ, वहां पे क्यों हाफ करेंगे? मटेरियल तो पूरा 100% लग ही गया। पूड़ी बनाओ तो समझ में आएगा। हाँ, जमाई षष्ठी मनाई नहीं हो? हाँ, जमाई षष्ठी क्यों मनाओगी? कितना हुआ? हाँ, 7 लोग। सास बनेगी ना ही क्या कभी? तब तक आ जाएगा, देखना हर कल्चर में आ जाएगा जमाई षष्ठी।
WIP कितना बोले? 750। 750 कहां लिखेंगे? हाँ, WIP में। फिर बोलो 750 इंटू 2 1500। फिर बोलो 750 इंटू 4 3000। तीनों जोड़कर बोलो 5250। ये टोटल कितना हुआ? 5250। इसको ब्लॉक कर दो। हाँ, फिर करो लेस क्रेडिटर्स। इसका क्रेडिटर्स है आउटस्टैंडिंग वेजेस। हाँ, कितना है आउटस्टैंडिंग वेजेस का टाइम लैग? 2 सप्ताह है क्या? तो 2 कितना? 2 है। 2 इंटू 750 कितना हुआ? अच्छा 1500। ये 1500 क्या हो जाएगा? इसमें से कर देंगे लेस, तो नेट ब्लॉक फॉर वेजेस कितना होगा? 3750। सामने लिख दो नेट ब्लॉक। समझ आ गया? अब बचा ओवरहेड, तीसरा और लास्ट चीज। उसके बाद खाली प्रॉफिट जोड़ देना है। तो ये वाला पैराग्राफ खत्म। अब क्या आएगा? ओवरहेड आएगा। ओवरहेड ओवरहेड का कितना था? पहले बात, इसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, तो इन प्रोसेस WIP में कितना था? टाइम लैग। उसके बाद किसमें था? फिनिश्ड गुड्स में। उसके बाद किसमें था? डेटर्स में। टाइम लैग बता दीजिए ओवरहेड का। WIP में 2 सप्ताह है ना, तो 1 हो जाएगा। फिनिश्ड गुड्स में 2 सप्ताह है, और डेटर्स में 4 सप्ताह है। और ओवरहेड का खर्चा हम लोगों ने निकाला था 600। तो यहां पर हम लोग 600 अपने सुविधा के लिए लिख सकते हैं, लिखना जरूरी नहीं है। 600 इंटू 1 हम लोग कहां लिखेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस में। 600 इंटू 2 कितना हुआ? 1200। 600 इंटू 4 कितना हुआ? 2400। टोटल कर देंगे 4200। इसमें से लेस क्या करेंगे? क्रेडिटर्स फॉर ओवरहेड। 1200 इसमें से क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। और कितना था ये? 2 वीक था। 2 वीक था। 1200 यहां पे कर देंगे लेस। 1200 लेस करने के बाद कितना आया? 3000 हमारा नेट ब्लॉक हो गया ओवरहेड के लिए। सामने लिख देंगे नेट ब्लॉक। समझ आया? नेट ब्लॉक आने के बाद हम लोग बस प्रॉफिट ऐड करना है, क्योंकि सब चीजों का सब चीज हम लोगों ने जोड़ दिया है। अब खाली प्रॉफिट जोड़ दीजिए, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। प्रॉफिट प्रॉफिट जो है वो आपने निकाला था कितना? 600। और ये सिर्फ डेटर से रियलाइज होगा। किससे रियलाइज होगा? प्रॉफिट तो डेटर से रियलाइज होगा ना, बेचने के बाद। हाँ, डेटर्स में। ओवरहेड को ही तो ओवरहेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। आप सिर्फ प्रॉफिट रियलाइज करना, और किससे रियलाइज करना है? कस्टमर से। तो कस्टमर से आप अपना प्रॉफिट वाला पोर्शन ले लीजिए, क्योंकि हम लोग कॉस्ट तो तीनों मिलाकर कर ही लिए हैं। मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड सब तो जोड़ दिया। अब खाली चाहिए क्या? प्रॉफिट चाहिए। और प्रॉफिट जो है वो डेटर से हमको लेना है। यहां पर खाली डेटर लिखिएगा। डेटर का कलेक्शन पीरियड कितना था? 4 था। डेटर का कलेक्शन पीरियड था 4, है ना। और प्रॉफिट हम लोग निकाले थे 600। 600 ना, तो सिर्फ यहां पर आपको 600 जोड़ देना है प्रॉफिट का। 600 इंटू 4 2400। अब ये प्रॉफिट हो गया।
अब ये 4 ब्लॉक हुआ है आपका। पहला ब्लॉक कितना था? डेटर्स में लिख देंगे, ये डेटर है ना, ये है ना लास्ट वाले का। अब हम लोग टोटल कितना ब्लॉक किए थे देख लीजिए। पहला ब्लॉक का नाम, पहला ब्लॉक क्या था? रॉ मटेरियल था, इसका कितना हुआ? 10,500। दूसरा ब्लॉक 3,750, तीसरा ब्लॉक 3,000। तो यहां पे टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कर लेंगे। पहला ब्लॉक कितना था? 10,500, फिर 3,750, फिर 3,000, फिर 2,400। सबको जोड़ दीजिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 19,650 हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो जाएगा। समझ गए बात? ये कॉलमनर मेथड से जब आपको बोल देगा तो आपको बनाना है। थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत इजी है ये वाला मेथड। ठीक है, चलिए एक सीधा साधा क्वेश्चन जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड हो जाता है, वो समा वर्किंग कैपिटल के लिए हार्ड हो जाता है। ठीक है, अभी हम लोग दूसरा सम वही करने वाले हैं जो वर्किंग कैपिटल का टफ बोला जा सकता है, जिसमें डेप्रिसिएशन आ गया। बस टफ नहीं है, वैसा ही एक काम करना है जैसे घी में कोई मक्खी गिर गया, उसको हटा देना है। Issue of cash sales includes a fixed expenses like depreciation in the cost of productions are sold। यहां पर बनाया गया है, यहां पर है। ओके, and from the following information presented by manufacturing company prepare a working capital requirement forecast statement for coming years। expected monthly sale is 32,000 यूनिट्स। अब क्वेश्चन में दिया हुआ मंथली सेल, क्वेश्चन ग्रुप में है और स्क्रीन पे भी आएगा। ठीक है, 32,000 units at 10 per units। Anticipated ratios of the sales as given as raw material 40% है, लेबर 30% है, बजटेड ओवरहेड 16,000 पर वीक है। इस 16,000 में 4,000 का डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, मतलब एक्चुअल ओवरहेड कितना आप बोल सकते हो? 12,000। एंड प्लांट स्टॉक विल इंक्लूड अ रॉ मटेरियल ऑफ 96,000 16,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जहां पर प्लांट स्टॉक दे दिया, इसका मतलब हुआ कि रॉ मटेरियल का प्रोसेस में, रॉ मटेरियल स्टोर में कितना है वो आपको निकालना है, और फिनिश गुड्स कितना है वो भी आपको निकालना है, फिनिश गुड्स का स्टोरेज पीरियड। मटेरियल विल स्टे इन प्रोसेस 2 वीक्स, creditor allowed to debtors is 5 weeks, creditor allowed by creditors is 1 month, and time lag in overhead is 2 weeks। ज्यादातर आपको वीक्स में दिया हुआ तो आप भी कैलकुलेशन वीक्स में ही करोगे। Assuming that the production is carried on evenly throughout the year, wages and overhead occur similarly, a time period of 4 weeks is equivalent to a month। 4 वीक्स एक महीना में है, ये इक्विवेलेंट बोला गया है इस क्वेश्चन में। तो यहां पर तो सबसे पहले आपको बोल दिया गया है मंथली सेल। क्या बोल दिया गया है? मंथली सेल कितना है? 32,000। अब 32,000 यूनिट्स है और हम लोग को इसको वीकली में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि सभी टाइम लाइक वीक में दिया हुआ है। देयरफॉर वीकली सेल 32,000 डिवाइडेड बाई 4 हो गया कितना? 8,000 यूनिट्स। एक महीना में सॉरी एक सप्ताह में 8,000 यूनिट आप सेल करते हो, यही करते हो ना? अब आपको वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट करना है, लेकिन इसके पहले आप सभी प्राइस को अलग अलग कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने रॉ मटेरियल किया, रॉ मटेरियल कितना प्राइस बोला गया है सेलिंग प्राइस का? सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है, तो 10 का 40% कितना हो जाता है? 4 रुपया हो गया आपका रॉ मटेरियल का प्राइस। रॉ मटेरियल के बाद क्या है? डायरेक्ट वेजेस कितना परसेंट है? 30% है, तो 10 का 30% कितना हो जाता है? 3 रुपया। डायरेक्ट लेबर भी हो गया कितना? 3 रुपया। ओवरहेड में दो तरह का ओवरहेड आता है जहां पे डेप्रिसिएशन होता है। तो ओवरहेड में पहले हम लोग कर लेंगे क्या? पहले हम लोग कर लेंगे फिक्स्ड वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड कितना है?
नहीं बोला है, ठीक है। ओवरहेड बोला है ना, कितना बोला है? 16,000 यूनिट। तो 16,000 में डेप्रिसिएशन कितना है? 16,000 में डेप्रिसिएशन कितना है? उसको कर देना है माइनस, ठीक है। तो पर यूनिट का निकालने के लिए 8,000 से डिवाइड करिएगा, क्योंकि वीकली दिया हुआ है ना, वीकली सेल हम लोग निकाल दिए 8,000। अब आपको पर यूनिट निकालना है, तो 12,000 रुपया आपका एक वीक का टोटल ओवरहेड लग रहा है। कितना रुपया? 12,000। तो 12,000 डिवाइडेड बाई 8,000 करेंगे तो एक यूनिट का कितना आया? 1 पॉइंट। बोलिए, ये समझ में नहीं आया? हम एक यूनिट का प्राइस निकाल रहे हैं, प्राइस पर यूनिट का। समझ आया बात? मतलब पर यूनिट का प्राइस निकाल रहे हैं, रॉ मटेरियल का, वेजेस का, ओवरहेड का, ये सब चीज का। हो गया? ठीक है। और यहां पर देखिए, डेप्रिसिएशन जो बोला है वो कितना बोला है? हम लोग टोटल प्रॉफिट भी निकालेंगे ना, यहां पर डेप्रिसिएशन है कितना? 4,000 है, तो वही फिक्स होता है ना। तो डेप्रिसिएशन 4,000 है, तो 8,000 यूनिट्स का कितना होगा? 4,000 बाई 8,000, 0.5। तो अब बचा हुआ चीज प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट हो जाएगा कितना? 10 रुपया टोटल करना है, 7 और 2, 1 रुपया हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो गया कितना? 1। ये सब मिलाकर 10 रुपया का ये ट्रांजेक्शन है, जिसमें डेप्रिसिएशन कितना है उसको आपको यूज नहीं करना है। जब आप करोगे क्या? जब आप करोगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इस चीज को छोड़ देना है। तो हम लोग का पर यूनिट का प्राइस मिल गया अलग अलग। लिख लिया आप लोग? क्या बोले? डेप्रिसिएशन वेरिएबल के अलावा जो खर्चा है वो डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन फिक्स्ड होता है। क्या होता है? जिसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन को यूज नहीं करेंगे जब हम लोग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो इसीलिए 50 पैसा को अलग कर दिए। समझ आए बात? डेप्रिसिएशन आने से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जैसे आप नॉर्मल पिछला करवाए थे, ये जब 10 into 40% कर रहे हो, आपको दिया हुआ जो सेल्स आया उसका 40% भी कर दो तो आ जाएगा। ठीक है, अभी पता करते हैं। यहां पर प्लांट स्टॉक निकालना है। क्या निकालना है? प्लांट स्टॉक। प्रॉफिट फॉर विच मटेरियल रिमेन इन स्टॉक कितना है ये आपको निकालना होगा, क्योंकि यहां पर स्टोरेज पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल नहीं दिया हुआ है और पीरियड फॉर फिनिश गुड्स रिमेन इन स्टॉक नहीं दिया हुआ है। तो लिखिए पहले रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। क्या दिया हुआ रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड? 96,000। इसका पहले फॉर्मूला लिख लो, वैल्यू ऑफ प्लांट स्टॉक ऑफ मटेरियल बाय मटेरियल रिक्वायर्ड। प्लांट स्टॉक बाय मटेरियल रिक्वायर्ड। प्लांट स्टॉक कितना रखना है? रुपीस दिया हुआ है ना, 96,000। फिर 32,000, ये भी कर सकते हैं। कितना है? 3 वीक हो गया ना। ये क्या चीज आ गया? 3 सप्ताह रॉ मटेरियल के लिए। अब इसी तरह से फिनिश्ड गुड्स का बोलिए, फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड 16,000 यूनिट्स बाई 8,000 यूनिट्स, 2 सप्ताह आ गया। तो ये पहला रफ काम कर लेना है आपको। जिसमें जो नहीं दिया हुआ है वो आप निकाल लीजिए। डेप्रिसिएशन भी नहीं दिया हुआ था, डेप्रिसिएशन के हिसाब से हम लोग
प्राइस को स्प्लिट कर लिया, हो गया क्या? अब आप आइए मेन सम में, ये हटा दे, लिखिए स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में हम लोग आएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स, स्टेटमेंट फॉर्म में बना रहे हैं, और यहां पे डिटेल्स, और फिर अमाउंट। कैलकुलेशन चाहो तो आप यहां पे दिखा सकते हो, नहीं तो आप पर्टिकुलर्स के ब्रैकेट बगल में ही दिखा सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग रॉ मटेरियल स्टोर दिखाते हैं। पहले लिखते हैं ए नंबर करंट एसेट्स, फिर हम लोग लिखते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के 3 पार्ट होंगे। सबसे पहले रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का प्राइस, रॉ मटेरियल देखिए कितना दिया हुआ है यूनिट्स में, 40, और आप निकाले 4 रुपया था ना, और पर वीक का हम लोग कितना निकाले थे? टोटल यूनिट्स कितना था आपका? 8000 यूनिट्स एक सप्ताह का था। 8000 यूनिट्स एक सप्ताह का था, तो कितना होगा? 8000 इंटू रेट कितना था रॉ मटेरियल का, और पीरियड कितना था? 3 वीक था ना, कितना आया? 96,000। ये हो गया 96,000। फिर क्या है? WIP 8000 यूनिट्स था, ये तो रॉ मटेरियल में WIP जो था, ये होता है ना कॉलमनर फॉर्म करने के बाद ये इसका फॉर्मेट ही भूल जाता है आदमी। हो गया। WIP में सबसे पहले क्या लिखेंगे? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कितना था? 8000 इंटू 4 इंटू प्रोसेसिंग पीरियड कितना था? हाँ 3 था। प्रोसेसिंग पीरियड 3 था। सर इसमें तो दिया हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस का 2 वीक। सर मटेरियल मींस टेकन रॉ मटेरियल है। हां अरे मैं पूछा प्रोसेसिंग पीरियड कितना है? रॉ मटेरियल का 3 वीक सही। ऐसे नहीं होता, रॉ मटेरियल का प्रोसेसिंग पीरियड नहीं होता, प्रोसेसिंग पीरियड सबका एक ही होता है। हाँ तो 2 ही बोलो। तो रॉ मटेरियल का प्रोसेसिंग पीरियड कितना है? 2 है ना, तो यहाँ पे इंटू करो 2, और रुपया कितना था रॉ मटेरियल का? 4, तो इंटू 2 कितना आया? एक काम करो, ये 96,000 को बाहर फेंक दो, इसमें कैलकुलेशन नहीं था। हो गया। ये कितना आया? 8000 इंटू 4 इंटू 2, तो 64,000 को अंदर लिखो, क्योंकि ये WIP में 3 स्टेज है। एक तो रॉ मटेरियल हो गया, अब वेजेस होगा ना, 8000 यूनिट, वेजेस का प्राइस बोलो। ये रुपीस का सिंबल मत करना, और 2 वीक्स जरूर लिखना, खाली 2 मत लिखना। ये देखो ये मिस्टेक्स है ना। ₹3 लिख दिए तो इनटू टाइम लैग इसका कितना था? ₹3 नहीं लिखना है इसका 1.5। यस, इसका 1.5 लिखना है, तो ये डिवाइड कर दिए। हो गया। 3 को डिवाइड किए 2 से, क्योंकि हाफ लेते हैं, और इनटू करेंगे 2 वीक्स। 24,000 कितना लेंगे? 24,000 कैलकुलेशन करके 24,000। इसी तरह से किसका करेंगे? ओवरहेड का। ओवरहेड का कितना? 8,000 है ना। ओवरहेड का रेट क्या था? पर यूनिट का रेट निकाले थे ना हम लोग, ₹1.5 ना।
फिक्स ओवरहेड को छोड़कर 1.5 रुपया का हाफ, हाँ, इंटू 2 वीक्स, कितना आया? 12,000, तीनों जोड़कर करो, 1,00,000। 1,00,000 क्या आ गया आपका? WIP। WIP के बाद फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स में क्या करेंगे? रॉ मटेरियल पूरा, मतलब 8,000। फिनिश्ड गुड्स का स्टोरेज पीरियड कितना था? 4। स्टोरेज पीरियड 2 था क्या? 2 वीक्स निकाले थे हम लोग, ठीक है। कितना हुआ? चूंकि 32, 64। फिर हम लोग लिखेंगे वेजेस ना। वेजेस का कितना था? 8,000 इंटू 3 इंटू 2 वीक्स, कितना? इसके बाद क्या है? ओवरहेड मतलब एक्सपेंसेस ना। ओवरहेड कितना है? 8,000 इंटू 1.5 इंटू 2 सप्ताह, 24,000। सब ऐड करने के बाद 1,36,000। अरे आपको जो समझ में आए, दो तीन मेथड बता दिए हैं, अब जो आपको समझ में आए आप वो कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको वर्किंग में ज्यादा काम नहीं करना था, सारा काम यहाँ पे करना है, ठीक है ना। जो लास्ट डे बताया था वो दूसरा मेथड था, ये दूसरा मेथड है। मैं बोला ना 2 मेथड करके बताऊंगा। कॉलमनर मेथड बताना इसलिए जरूरी है, कभी किसी क्वेश्चन में पूछ ही दिया कॉलमनर हिसाब से बनाओ, तो आप जरूर 1-2 तो प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है। वो इजी सम पूछेगा तो कॉलमनर बोल देगा। तो यहाँ पे हो गया। और इसके बाद ओवरहेड के बाद क्या है? डेटर्स। डेटर्स में आपको लेना है सेल प्राइस डायरेक्टली। 8,000 है ना, सेलिंग प्राइस कितना था? 10 था ना, सेलिंग प्राइस तो 10 ही था। अच्छा रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है 25% कैश सेल हुआ है। 75% क्या हुआ है? कैश सेल हुआ है ना। 25% कैश सेल हुआ है, यही तो। आठ हजार था। थिएटर का कलेक्शन पीरियड कितना था? 5 रुपया था, 5 वीक्स था, तो 8,000 इंटू 5 हो गया, ठीक है। डेटर का भी वैसे ही कर दो जैसे किए थे। 8,000 था ना, ये रॉ मटेरियल का कर दिया। हाँ, रॉ मटेरियल का 8,000 का कितना? 5 था इंटू, नहीं नहीं मैं अलग अलग कर रहा हूं। रॉ मटेरियल का क्या प्राइस था? 4 था, और इंटू 75% कर दिया। उसके बाद डेटर रॉ मटेरियल के बाद क्या है? वेजेस है ना, वही ऊपर वाला पूरा लिखिएगा। 8,000 इंटू 3 इंटू 5 वीक्स इंटू 75%। वेजेस के बाद ओवरहेड। ओवरहेड में आपको डेप्रिसिएशन नहीं लेना। 8,000 हुआ इंटू कितना? 1.5 इंटू 5 वीक्स, कितना हुआ? 75%। और प्रॉफिट लास्ट में जोड़ दो। 8,000 इंटू 1 इंटू 5 वीक्स इंटू 75%। ये कितना आया? पहला वाला का 1,00,000। फिर
दूसरे का फिर 45, फिर जो जिसका रेस्पेक्टिव रेट था इंटू 5 वीक से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो कितना 30,000। तो सबका 75% हम लोग कर दिए यहां पर, क्योंकि 25% कैश सेल था। टोटल करके बताइए कितना हुआ। कैश इन हैंड बोला है कुछ, ये टोटल कितना आया 2,85,000। ठीक है, टोटल करिए। टोटल नहीं करना है, कैश इन हैंड भी लिखना है। कैश इन हैंड कितना 25,000 जोड़ दो। दो लाख 85 में 25 नहीं, ऊपर वाला भी चीज जोड़ोगे। सर 2,85 में कौन बोला? हाँ, उसमें 3 लगा है, उसमें सेल से डेप्रिसिएशन हटा नहीं रहा है। 3 लाख भी सही है, वो गलत। हाँ हाँ, डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करके आप दिखा सकते हो। डेप्रिसिएशन को सेलिंग प्राइस में नहीं, सेलिंग प्राइस में डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करके ले लेते हैं, सेलिंग प्राइस लेते हैं। हाँ हाँ, तो वो उस मेथड से ही करो ना आप, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो मेथड पसंद है। अब पागल हो जाओ, सिखाना मेरा काम है। टोटल बताइए कितना हुआ 6,42,000। इसमें से लेस करिए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कैसे करेंगे? 8,000 है ना, इनटू रॉ मटेरियल का प्राइस क्या था, हम ही देख लेते। रॉ मटेरियल का प्राइस 4 रुपया था, इनटू टाइम लैग कितना है, मतलब 4 वीक है। बोलिए 8,000 इंटू 4 हो गया 32,000, इंटू ये हो गया कितना हो गया 90, 1 लाख। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस था क्या? आउटस्टैंडिंग वेजेस था? आउटस्टैंडिंग वेजेस नहीं था क्या? ठीक है, तो ओवरहेड करो। लैग इन पेमेंट नहीं देगा तो नहीं लेंगे, और तो ओवरहेड को ही लेंगे, वो बाकी नहीं रखता है, लेबर का पैसा दे देता है मजदूरों को। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड लिख दो यहाँ पर, इंटू 1.5 इंटू 2 24,000। समझ आया? माइनस करने के बाद कितना बचा? बहुत जन को ये भी पसंद आता है भाई, पसंद अपना अपना है। वो पहले बताए, वो तुम्हारे दिमाग में चला गया। 4,90,000। तो ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। आप इस बात को लेकर एकदम निश्चिंत रहिए, जो पहला वर्किंग कैपिटल का क्लास था वो ऐसा ही सम आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन ये सम को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। आप चाहे जिस मेथड से बनाइए, ये सम जरूर करिएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग उस तरह से या इस तरह से जरूर आने का चांसेस है। प्लांट स्टॉक हो सकता है, आपको स्टोरेज पीरियड का पीरियड भी निकालना रहे, फिनिश्ड गुड्स का भी निकालना रहे। इसके अलावा 2 सम आपको होमवर्क देंगे, वो बना लीजिएगा, वर्किंग कैपिटल आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आज अपना वर्किंग कैपिटल का क्लास ओवर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, जो कि किसी एक चैप्टर को, बड़ा चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका वर्किंग कैपिटल।